ठीक। अब मैं डॉक्टर JPC मिश्रा जी से आग्रह करूंगा, जो कि डायबिटीज़ केयर स्पेशलिस्ट हैं और एक अपनी प्रविधि, एक अपनी चिकित्सा पद्धति को भी आपने ईजाद किया है। मैं चाहूँगा कि भैया उस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद भैया। धन्यवाद ब्रजेश जी, आभार आपका आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। मंचासीन आज के कार्यक्रम के पंडित राजेश मिश्र जी, श्री चंद्रशेखर सिंह जी, डॉक्टर आशीष गौतम भैया, श्री रामा सिंह जी और हमारे प्रिय भाई श्री राहुल सिंह जी। डॉक्टर सलेन सिंह जी ने बहुत अच्छी बात आज कही। कितना समय मुझे देंगे ब्रजेश जी, बताइए? 15 मिनट। धन्यवाद, क्योंकि वक्ता कई हैं, कार्यक्रम देर से शुरुआत हुई है। डॉक्टर सलेन सिंह भैया ने बहुत अच्छी बात कही है अन्न और प्राण को लेकर के। शायद मैंने भी कहीं पढ़ा है कि कलयुग का प्राण अन्न को ही कहा गया है। आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं कि आहार क्यों, कब और कैसे लिया जाए। तो एक छोटी सी लाइन है, सीर्यते इति शरीरम, जिसका निरंतर क्षरण हो रहा हो उसे शरीर कहते हैं। तो जिसका क्षरण हो रहा हो उसके भरण पोषण की और उसके विकास की निरंतर जरूरत पड़ती है, इसलिए आहार अत्यंत आवश्यक है। लेकिन प्रश्न उठता है कब और कैसे और क्यों। कई लोग यहाँ बैठे हैं जो हमसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं एक प्रश्न इनसे पूछना चाहता हूँ, आप दोनों लोग, तीनों लोगों से, कि आज से 30 वर्ष पहले क्या हम इन विषयों पर चर्चा करते थे? जी, तेज से बताएं। आप लोग नहीं करते थे। तो आखिर 30 वर्ष पहले हम इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं करते थे? ये समस्या ही नहीं थी जी, रोग ही नहीं था, इतनी समस्याएं नहीं थी। तो 30, अगर जैसे हम कहें कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, तरह तरह की व्याधियां हो जाती हैं, आहार के ज़्यादा लेने से, कम लेने से कुपोषित हो जाते हैं लोग, तो पहले हम कहते हैं कि आज से 30 साल पहले हमारा भारत आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था। हम प्रगतिशील विकासशील देश भारत में निवास करते हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी तरक्की कर गए हैं। लेकिन 30 साल पहले हम इन विषयों पर क्यों नहीं चर्चा करते थे? ये वाकई मनन का विषय है। और आज जैसी कार्यशाला मैं ब्रजेश जी से आग्रह करूंगा कि पुनः एक बार आयोजित करेंगे और ज़रूर मौका देंगे कि 30 साल पहले और 30 साल में क्या विकृति आई है, इसी बात को हम समझ लें तो शायद लगता है कि हम लोग को पीछे मुड़ने का बहुत आसान माध्यम मिल जाएगा। अन्न को ही प्राण कहा गया है कलयुग में। अन्न से ही सारी बीमारियां वर्जित हैं। जैसा लोगों ने कहा, आचार्य जी ने भी कहा कि मन, वचन, कर्म, तो ये तो एक साधना का विषय है, लेकिन हम केवल आज आहार पे ही केंद्रित करेंगे। पहले पुरानी कहावत थी, एक बार किसी सज्जन ने मुझे बताया था कि पहले के लोग कहते थे मोटा खाओ, मोटा सोचो और मोटा पहनो तो सुखी रहोगे। जब तक ये परंपरा चलती रही तब तक बीमारियां कम थी। आज क्या हो गया? रिफाइंड खाओ, पतला पहनो और बहुत महीनी से सोचो, तो न जाने कितनी कितनी व्याधियां पैदा हो गई। और भारत को फिर एक मिलेट ईयर डिक्लेयर करने के लिए प्रेरणा मिली। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम किया कि मिलेट वर्ष डिक्लेयर किया, जो विलुप्त होता जा रहा था हमारे रसोई से। मैंने एक दिन एक लाइन लिखी, उसमें भी चर्चा, डॉक्टर सलेन सिंह जी ने कहा कि भोजन में जिसका जितना सुगंधित रसोई उतना उत्तम स्वास्थ्य। आपने कहा कि काढ़ा के माध्यम से किसी की बीमारी को आपने ठीक किया। ब्रजेश जी ने भी कहा कि कोविड के दौरान कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मेडिकल गाइडलाइंस आए, किसी ने किसी को राहत नहीं दी, केवल हमारी भारतीय पद्धति की जो रसोई घर में उपलब्ध सामग्री थी उसी ने हमको जीवन बचाया। तो जितना सुगंधित रसोई उतना उत्तम स्वास्थ्य। अब हम देखें कि हमारे रसोई से सुगंध गायब होता जा रहा है। काफ़ी हमारी ऑर्नामेंटल रसोइयाँ सज रही हैं, बन रही हैं चीज़ें, लेकिन सुगंध गायब हो रहा है। सुगंध क्यों गायब हो रहा है? यही 30 साल में हम बदले हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, भोज्य पदार्थ का बाजारवाद व्यवस्था। जब से भोज्य पदार्थ टेलीविज़न का हिस्सा बन गया, एडवर्टीजमेंट का हिस्सा बन गया, इसके स्वाद की तरफ हम आकर्षित होते चले गए, उसकी गुणवत्ता को हम छोड़ते चले गए, तब से हम व्याधियों के चपेट में आने लगे। अभी कुछ दिन पहले मैं काशी विद्यापीठ में बोल रहा था, हमने कहा कि मुझे बहुत कष्ट होता है जब मैं सुनता हूँ कि डायबिटिक विश्व की राजधानी है भारत। बहुत तकलीफ होती है, आखिर ये कब से बनी?
क्यों बनी? एक इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन है, उसके एटलस में एक आया था कि 2014 तक हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे है और जापान एक देश है जो कि 6वें नंबर पे था डायबिटीज़ के इंसिडेंस को लेकर के। अब 2023 का जो आंकड़ा आया है उसमें जापान 12वें नंबर पे चला गया और बांग्लादेश 6वें नंबर पे आ गया। तो एक कार्यशाला में बीएचयू बोल रहा था, हमने कहा कुछ न करें, यहाँ के वैज्ञानिक केवल यही देखें कि जापान ने कौन सी ऐसी क्रिया या पद्धति की जिस कारण से वे 6वें से 12वें नंबर पे चला गया, और बांग्लादेश ने क्या भूल किया जो 14वें से 6वें नंबर पे आ गया। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें आज जैसे इन्होंने आहार पे चर्चा की, तो आहार को ही जापान ने अपना मूल मंत्र माना। जैसे हम सोचे छोटी सी बात, तो वहाँ पे लाल चावल को भगवान माना जाता है और गांव-गांव में वहाँ लाल चावल एक देवी का, भगवान का रूप मान के मंदिर की तरह पूजा जाता है। अंतर क्या है हमारे और उनमें? हम विचार से तो प्राचीन हैं लेकिन जिंदगी से आधुनिक हैं। विचार से प्राचीन है, अभी भी कोई हमारे यहाँ आएगा, जैसे ब्रिजेश भैया ने गुड़ खिलाया तो आया, तो हम विचार से प्राचीन है। कोई आए तो अतिथि देवो भव, या मेहमान आए उनको कुछ खिलाएं, लेकिन हम आए मोटराइज्ड व्हीकल से, हम शारीरिक श्रम करके नहीं आए। रियल भोजन की जरूरत किसको थी? हमारे व्हीकल को। अब मिला किसको? मुझे। जरूरत खपत किसने किया? कैलोरी का या ऊर्जा खपत किया? हमारी गाड़ी ने। अब मिला भोजन किसको? मुझे, जिसने खपत ही नहीं किया। हकदार तो हम थे नहीं कहीं। अब आप कल्पना करिए कि अनावश्यक रूप से ये छोटी मात्रा में जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है वो एक न एक दिन बीमारी के रूप में आएगा। कहीं ना इम्बैलेंस की स्टोरी है। तो लाल चावल जो जापान करता है, कैसे करता है, कैसे जुड़ा अपने प्राकृतिक रूप से? हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में 2 गाड़ियाँ बड़ी पॉपुलर हैं, एक का नाम है होंडा, दूसरे का नाम है टोयोटा। होंडा का जापानी भाषा में शाब्दिक अर्थ है कि धान का खेत, और टोयोटा का नाम पहले था टोगोटा, उसका मतलब था धान का लहलहाता हुआ खेत। अब आप कल्पना करिए, वहाँ रिचुअल है, वहाँ संस्कार में बच्चों को डाला गया है कि महीने के पहले 15वें और 28वें दिन उनको लाल चावल की पूजा करके भोजन करना है। अन्न को देवता स्वरूप माना गया, देवी स्वरूप माना गया। आह्वान करके वो खाते हैं पहले 15वें और 28वें दिन, बचपन से डाला जाता है, पूजा जाता है घर में। और हम लोग क्या करते हैं? अब इन 30 वर्षों में हमने यही परिवर्तन किया। हमारे यहाँ भी परंपरा थी। आज हम लोग वैदिक विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठे, इसलिए मैं इस मुद्दे को छेड़ दिया। वैज्ञानिक पहलू की बात मैं नहीं करूँगा, व्यवहारिक पक्ष की बात करूँगा कि 30 वर्षों में विकृति क्या आई। हम सब एक हम उम्र बैठे हैं, हमसे अग्रज लोग बैठे हैं, सब स्वीकार करेंगे। एक प्रचार आता था मैगी 2 मिनट्स, जब हम सब छोटे थे। राहुल जी आपको भी याद होगा। एक बच्चा स्कूल से आता है, ऐसे स्कूल का बैग फेंकता है, टिंग 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 आवाज़ लगाता है, माँ पीछे से मैगी बना के लाती है, बच्चा खुश होकर डाइनिंग टेबल पर खाता है। हम भी छोटे थे, हम भी मतलब नहीं समझ पाते, उस ऐड को देखते थे क्या मतलब हुआ। अब बड़े हुए जब इस विषय में आए मधुमेह में, तो हमको लगा अरे बाप रे बाप, हमारे देश में विकृति तो वहीं पैदा कर दी गई। पहला ऐड जिसने हमारे देश को बदला, हमारे खान पान को, कि वो भोजन जो 2 मिनट में तैयार हो जाए, अब माँ तुरंत बच्चे को परोस दे। वहीं देख कितना परिवर्तन हुआ। हमने क्या देखा? अब मैं एक परिभाषा निकाला। आज हम फास्ट फूड की बात करते हैं, मैं परिभाषा निकाला, व्हाट इज फास्ट फूड? विच कैन बी कुक्ड फास्ट एंड कंज्यूम्ड फास्ट। विच कैन बी, जो जल्दी बनाया जा सके और जल्दी खाया जा सके, वही फास्ट फूड है। तो अब हम कहते हैं वर्किंग कल्चर है, पेरेंट्स आर वर्किंग, मदर फादर दोनों वर्किंग कल्चर में, समय अभाव, न जाने दिन के 24 घंटे कल भी थे, दिन के 24 घंटे आज भी, फिर समय अभाव कैसे और क्यों? तो वो जो एडवर्टीजमेंट ने मेरे दिमाग को एकदम ऐसा न्यूरल सर्किट बना दिया है, न्यूरल सर्किट बनते बनके एक न्यूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया कि हम फास्ट फूड नहीं खाए या बच्चे को नहीं खिलाए, तो जो नवजात माता पिता हैं, मैं नवजात शिशु की बात नहीं कर रहा हूँ, किसका नाम ले रहा हूँ मैं? नवजात माता पिता हैं, जो नए नए माता पिता बने, उनकी भावना कैसे, सामाजिक भावना कैसे तृप्त होगी कि मैंने अपने बच्चे को अच्छे रेस्टोरेंट में फास्ट फूड खिलाया। दोष उस बालक का नहीं है, हम दोष किसको देते हैं कि परिवर्तन बच्चे में हो गया। लड़का जिद करता है कि हमको खिलाओ, लेकिन उसका पहला जन्मदिन किसी अच्छे रेस्टोरेंट में किसने मनाया? तेज से बोलिए, किसने मनाया? माता पिता ने, दादा दादी ने, नवजात माता पिता ने। उसके बाद बच्चे को बार बार रेस्टोरेंट कौन ले गया?
माता पिता ने। उस बच्चे को विकृति किसने पैदा की? और दोष किसका लगा रहे हैं? नई पीढ़ी का। इस 30 वर्षों में ये मनन का विषय है, शोध का विषय है कि आखिर क्या परिस्थितियां थी, क्यों हम बदले। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 1992 के बाद से जब हम ग्लोबल विलेज के हिस्सा बने, उसके बाद से वैश्विक जब हम व्यापार के हिस्सा बने, तब से हमारे देश में भोज्य पदार्थ बाजार की तरह उपलब्ध हो गए। आपको जानकर ताज्जुब होगा, पिज्ज़ा जैसी कंपनी जो बनाने वाली डोमिनो नाम लीजिए, 23 करोड़ रुपया खर्च किए अभी कि कितना इसमें नमक मिला दें और कितना इमल्सीफाइंग एजेंट मिला दें कि जैसे ही आदमी के जुबान पर जाए बार बार टेस्ट जिह्वा उसको खोजे। 23 करोड़ रुपया। सबसे पहले भोजन से हम अगर रूबरू होते हैं, भोजन हमारे पास आता है, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं उसमें? आँख से भोजन करते हैं। किससे करते हैं? आँख से करते हैं। फिर दूसरा हम किससे करते हैं? जीवा से करते हैं। अब जैसा गुरुजी बता रहे थे कि भोजन अलग अलग तरीके से करते हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले तो आँख से करते हैं। तो आँख हमको देख के लगता है कि भोजन कितना सुंदर दिख रहा है, तो उन्होंने क्या किया? कलरफुल भोजन बनाया, ताकि ब्रेन है ना, उसको बार बार कलर जितना रहेगा मल्टी कलर्ड, वो बहुत प्यारा लगेगा उसको देखने में, तो उन्होंने बड़ी कलरफुल भोजन बना दिया। अब दूसरा फिर क्या किया? इतना नमक मिला दिया, जैसे अचार। छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, व्यवहारिक पद्धति में अगर आप अचार खाते हैं तो अचार ना भी खाने का मन रहे, लगे गैस्ट्राइटिस है, लेकिन फिर भी देखते ही मन करेगा लेके जुबान पर डाल लें, क्यों? नमक है उसमें। तो नमक है हमारी सभ्यता में खमीर के रूप में आया, लेकिन हमने उसको भोज्य पदार्थ बना दिया। किसी भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक टिका के रखने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग था, लेकिन भोज्य पदार्थ में इतना नमक मिला दिया गया कि मेरा जीवा जैसे उसको देखता है तो ब्रेन को एक सिग्नलिंग देता है कि मुझे वो चाहिए, और हमारा हाथ जाता है उसको खरीद के ले खा लेता है। अब आप कल्पना करिए उस बाल मन के बारे में, नवजात माता पिता ने जिसको सबसे पहले एक्सपोज कर दिया उस फास्ट फूड से, और दोष किसका दिया? उस बच्चे का। तो अब आप देखिए, डायबिटीज़ तो एक बीमारी है, व्याधि है। आज हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, ये घोषित है। अघोषित कितनी नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे बताऊं कि उससे बड़ा दर्द मेरे पास ये है कि सरकारी आंकड़े तो कहते हैं और वैज्ञानिक आंकड़े कहते हैं 4 करोड़, मैं कहता हूं 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज होने के मुहाने पर खड़े, जिसको प्री डायबिटीज कहते हैं। आप कल्पना करिए, जिस दिन इस देश में 16 करोड़ लोग डायबिटिक होंगे, ये संख्या बढ़ती जाएगी। और हमने क्या नाम दिया? ये जेनेटिकल है। किसी पेशेंट से पूछे घर में, ना मेरे घर में किसी को नहीं था, मुझे कैसे हो गया? मेरे दादाजी को नहीं था, नाना जी को नहीं था। मैं कहता हूँ जीन्स आर नॉट आवर मास्टर। जीन हमारे मालिक नहीं है, हमने जीन को नौकर बना दिया है पूरी तरह से। अगर जीन मालिक होते तो आज से 30 साल पहले भी डायबिटीज़ का इंसिडेंस 6% होना चाहिए था। अगर आबादी 20 सालों में 30 सालों में 60 करोड़ से 130 करोड़ हुई, तो माना कि उनकी संख्या 3 करोड़ से 6 करोड़ हो सकती है, लेकिन 3 करोड़ उस समय होना चाहिए था, लेकिन उस समय 3 करोड़ नहीं था। जीन्स हमारे म्यूटेट कर रहे हैं, जीन्स हमारे छटपटा रहे हैं। क्यों? हम वही भोज्य पदार्थ दे रहे हैं जो कि उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। एक जीन होता है जो सारे साउथ एशिया के लोगों में होता है, वो जीन हमारे अंदर ही विद्यमान है। जैसे ही हम ज़्यादा खाना खाएंगे या हाई कैलोरी मटेरियल खाएंगे तो जाके जीन को हमारे इरिटेट करता है, और जैसे ही इरिटेट करेगा हमारे बॉडी में चेंजेज होना शुरू हो जाएंगे। अब आप मोटापा और डायबिटीज़ की बात होती है, शैलेंद्र भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि मोटापा कोई बीमारी नहीं है, भ्रम से निकाल दीजिए, ये मकड़ जाल है। हिंदुस्तान का जो मोटापा है वो है इंसान का बॉडी मास, लीन थिन बॉडी मास, उसका शरीर दुबला पतला दिखेगा, केवल पेट निकला मिलेगा। हिंदुस्तान में जनरलाइज्ड ओबेसिटी कहीं नहीं है, पेट निकला हुआ दिखेगा। तो जैसे हमको भी देख के श्री राहुल सिंह जी ने कहा कि आपका पेट निकल गया, तो मैं सोचा मन में कह दूं कि तो साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, संपन्नता की निशानी है। कई लोग कहते हैं पेट निकल गया संपन्नता के निशानी, तो हमने कहा आपको भी आशीर्वाद दे दूं, बोले नहीं मत दीजिए हमको। तो कहने का मतलब क्या रहा कि पहले पेट किनका निकलता था, पहले सोच ले हम लोग। अब हम लोग अपने बचपन में चले जाएं, 30 साल पहले चले जाएं। जिनके पास वाकई पैसा उस दौरान होता था उन्हीं का पेट निकलता। तो पैसा होता किसके पास? जो वैश्य बिरादरी या तो वैश्य जैसा बढ़िया व्यवसाय करने वाले लोग थे, उनका पेट निकलता था। अब क्यों निकलता था उसका मैंने एक फार्मूला निकाला, बड़ा छोटा सा फार्मूला निकाला कि जो दिन सुबह खाना खा के गए, रात को देर से आते थे और आके घर पर खाना खाते थे और सो जाते थे, और ये सोच के रात को ज़्यादा खाते थे कि मैं दिन भर कुछ खाया नहीं हूँ। समझने का प्रयास करिए, छोटी सी चीज़ है।
वहीं से आपको उत्तर मिलेगा कि हमें क्या करना है। वो इस इंप्रेशन में ज़्यादा खाना रात में खाते थे कि मैं दिन भर तो कुछ खाया ही नहीं हूँ, एक ही बार तो कायदे से खा लूँ, और खाए सो गए। जैसे ही हम सोते हैं मेरे शरीर का मेटाबॉलिज्म, जो खपत करने की क्षमता, वो कम हो जाती है। जब खपत करने की क्षमता कम हो जाएगी तो हमारी खर्च भी कम होगी। तो जब बॉडी क्या करेगा बेचारा, जब हम क्या पैसा ज़्यादा कमाएंगे और खर्च कम करेंगे तो बैंक में डालेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो बॉडी भी कहीं ना कहीं मोटापा के रूप में परिलक्षित कर देती है, चाहे एब्डोमेन में कर दे या बॉडी में विसरल ऑर्गन में कर दे। लेकिन लीन बॉडी मास और सेंट्रल ओबेसिटी पेट तभी निकलेगा जब रात के खाना खाने और सोने में हम 3 घंटे से कम का अंतर करेंगे। तो ठीक, हमें क्या सूत्र का पालन करना चाहिए? रात का खाना जल्दी खाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कहूँ तो किसी भी जैन मुनि का पेट निकला हुआ आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो सूर्यास्त से पहले खा लेते थे, इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म उसमें फास्ट रहता था। दूसरा एक छोटा सा और समझाऊँ आपको। आज हम लोग घर में कहते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, सब लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, एंड लंच लाइक अ क्वीन, एंड डिनर लाइक अ वेरी गुड। लेकिन कहाँ है ऐसा? तो ब्रेकफास्ट का अगर और शब्द को तोड़ दे 2 भागों में, तो ब्रेक द फास्ट, क्या हुआ? ब्रेक द फास्ट। ब्रेकफास्ट को 2 भाग में तोड़ दीजिए। ब्रेक द फास्ट, रात में जब आपने खाना खाया है और सुबह जैसे आप नाश्ता करेंगे। अब औरतें क्या करती है घर में, देर से काम करते करते देर हो जाता है, नाश्ता बाद में कर लेंगे, प्राथमिकता से दूर होता है। तो जितना ही लंबा आपका फास्ट होगा उतना ही जल्दी आपको मोटापा आएगी, उतना जल्दी आप व्याधि गिरफ्त में आएंगे। इसलिए उससे बचने के लिए अपने 30 साल पहले के जीवन में जाइए कि हमारे आपके दादा दादी क्या करते थे, सुबह उठते ही भरपेट भोजन कर लेते थे। तो ब्रेक द फास्ट माने सुबह उठिए, उठने के 2 घंटे के अंदर आप नाश्ता कर लीजिए, मैक्सिमम अपर लिमिट है, तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो आपको जो भी खाएं वो पच जाए, जैसा जठराग्नि की बात इन्होंने कही है। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु पे। एक हमने मोटापा की बात की, डायबिटीज़ की बात की। अब हम आते हैं, जैसा बताए कि एक योगाचार्य जी बता रहे थे कि मेलेटोनिन सीक्रेट होता है, तो हम ये माने कि 3 घड़ी है जो हमारे जीवन को संचालित करती है। कितनी घड़ी है? कितनी घड़ियां हैं? 3। एक घड़ी कौन सी? जो हमारे दिमाग में है ना। दूसरी घड़ी कौन सी है? जो हमारे दीवार पे है। और तीसरी घड़ी है जो पर्यावरण की घड़ी है, कॉस्मिक क्लॉक जिसको हम कहते हैं। तो आज देखें, किसी भी पक्षी में आपको मोटापा नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पक्षी क्या करता है, पर्यावरण की घड़ी से ही अपने जीवन को चलाता है, और हम क्या करते हैं, दीवार के घड़ी से अपने जीवन को चलाते हैं। तो जब तीनों घड़ी का सामंजस्य बिगड़ जाएगा, जैसा गुरुजी बता रहे थे, कार्टिसोल नाम का केमिकल निकलेगा, उस कार्टिसोल स्पर्टिंग के कारण हमें तरह तरह की बीमारियां क्यों होंगी? जो इंसुलिन हमारे शरीर में निकल रहा है उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। हिंदुस्तान में जो डायबिटीज़ कॉमन है, उस डायबिटीज़ में इंसुलिन का निकलना समस्या नहीं है, इंसुलिन की क्षमता का पूरा उपयोग ना हो पाना समस्या है। उस कारण से क्या होता है, एक्सेस इंसुलिन सीक्रेट होता है। जैसे हमसे सबसे कहा जाए कि यहाँ से तेज़ दौड़ करके आप संत अतुलानंद स्कूल पहुँचिए, तो हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन कहा जाए चल के पहुँचिए तो हम लोग आराम से पहुँच पाएंगे। वैसे ही हमको खाने पीने की पद्धति ऐसे रखनी चाहिए कि हमारा जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़े वैसे वैसे हमारा इंसुलिन निकलता रहे। अब हम खाते क्या है? आज क्यों मिलेट ईयर डिक्लेयर करने की बात आई? क्या कारण था? मिलेट कोई नई चीज़ थोड़ी हमारे लिए, मिलेट अंग्रेजी शब्द हो सकता है, लेकिन वही ये मोटा अनाज था। हम जब बचपन में गांव में रहते थे तभी सोचते हैं, ब्रिजेश जी कभी हंसी आती है कि मिलेट ईयर डिक्लेयर हुआ, तो मैं सोचा कि क्या कारण इसका हो गया। हम लोग जो गांव में चक्की में आटा पिसाने, गेहूँ पिसाने जाते थे, तो कहता था पीसने वाला कि भैया थोड़ा रुक जाइए। तो हमने क्यों? बोले वो गेहूं लगा हुआ है। तो हमने कौन सा गेहूं लगा? बोले फरदा गेहूं। तो हमने फरदा गेहूं क्या होता है? कब प्लेन गेहूं पीसा जा रहा है। हमारे घर के पीछे काली मिट्टी का खेत था, तो वहाँ पे चना और गेहूं साथ में उगते थे। क्यों भैया, आप तो एक्सपर्ट हैं, चंद्रशेखर भैया पड़ोसी हैं, तो वो उगता था। तो हम लोग को दोहरे दर्जे का नागरिक, छोटा सा मैं बच्चा, हमने कहा यार कभी हम भी पैसा कमाएंगे तो फरदा गेहूँ ही उगवाएंगे खेत में। लेकिन देखिए अब हम आ गए किस पे? मिलेट पे। कितने साल के अंदर? 30-35 साल के अंदर। जो हमारी पद्धति में खेती थी कि हम गेहूं चना साथ में उगाते थे, साथ में पिसाते थे, साथ में खाते थे। अब आपको बताते हैं खाने का कंपोनेंट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर और फाइबर।
अब हम आते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि हम खाते क्या क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर और फाइबर। आज से 10-15 साल पहले हम सुनते थे कि अमेरिका में बड़े बड़े डब्बे में लोग अपने डाइनिंग टेबल पर आयरन की गोली, विटामिन की गोली रखते हैं, तो हम हंसते थे। हम बोले कैसे मूर्ख आदमी यार, बताओ आयरन इतने बड़े डब्बे में रखते हैं 20 साल पहले। और आज हम देखते हैं कि बाजार में इतना बिक रहा है। कई लोग डॉक्टर साहब सस्ता पड़ गया इसलिए घर में हमने कैल्शियम रख लिया। बहुत अच्छा किए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर किसी को हो रही है। जरा सोचिए, चिंतन का विषय है कि हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, सूरज की रोशनी हमें बहुत पर्याप्त मिलती है, और सूरज की रोशनी से मिलने वाला और हमारे शरीर में बनने वाला चीज़ का, पदार्थ का अभाव मुझे हो जाए, इसके पीछे कारण क्या है? और हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन डी कम हो गया। आजकल और फैशन चल गया, डॉक्टर साहब फुल बॉडी चेकअप करा लिए, विटामिन डी कम आया। आखिर क्यों कम आया विटामिन डी? जहां सूरज की रोशनी से अभी बचने के लिए एयर कंडीशन चल रहा है, छाता, दुनिया भर की चीज़ें हैं, उसके पीछे मूल कारण क्या है कि हमने कॉस्मिक क्लॉक को फॉलो करना बंद कर दिया। पहले के लोग क्या होते थे, घर से बाहर निकलते थे। मैं तो कहता अब मैं यहाँ थोड़ा प्रधानमंत्री जी की योजना के खिलाफ चला जाऊँगा कि ऑब्लिगेटरी वर्क जो लोग करने जाते थे घर के बाहर, जो शौच भी करने जाते थे लोग या और काम करने जाते थे नैतिक क्रिया में, उससे भी काफ़ी कुछ उनका एक्सरसाइज हो जाया करता था। अब आपको बताएं, विटामिन डी डिफिशियंसी सबसे बड़ा इशू है। अब इस पर रिसर्च हो रहा है कि विटामिन डी कम होने से क्या क्या बीमारियाँ हैं। अब आप छोटी सी बात सोचिए, हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब दूध तो हम बराबर लेते फिर विटामिन डी क्यों कम है? हमने होगा, कहते क्यों? हमने बाबू जब बचपन में हम रहते थे तो गाय जाती थी बाहर घास चरने के लिए, अब तो गाय बंद है बेचारी एयर कंडीशन में, कूलर के नीचे। जब गाय के अंदर खुद ही विटामिन डी डिफिशियंसी है तो गाय तो कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी है कि विटामिन डी दे देगी, न्यूट्रिएंट डाल देगी उसके अंदर में, वो तो खुद क्राइसिस में है। तो चिंतन क्या करना, हमको कुछ नहीं करना है, केवल हमको कॉस्मिक क्लॉक को फॉलो करना है और प्रकृति के नज़दीक जाना है, सारी बीमारियां मेरी कम होती जाएंगी। दूसरा आते हम लोग कार्बोहाइड्रेट के ऊपर में। अब कार्बोहाइड्रेट हम कितना खाएं? कई लोग कहते हैं कि घर का दिन भर काम करते फिर भी वजन नहीं कम होता। कभी का घंटे 2 घंटे मौका दीजिएगा, इस विषय पर बोलूँगा। कार्बोहाइड्रेट कितना खाएं? मैं एक नारा लिखा हूँ, सीजनल और रीजनल। क्या लिखा हूँ? हाँ, सीजनल और हाँ, हम जहाँ रहते हैं प्रकृति जो हमें देती, जैसा आपने कहा कि 20 किलोमीटर के रेडियस जो प्रकृति हमको देती है, मेरा रीजनल हो गया, क्षेत्रीय हो गया, और जो मौसम के अनुकूल हो। अब छोटा सा एग्जांपल दूं, एक अंग्रेजी का स्लोगन था, एक सेब खाएं डॉक्टर दूर भगाएं। जो खाया वो भी चक्कर लगा रहा, जो नहीं खाया वो भी चक्कर लगा रहा है। जो खाया वो सोच रहा है काश यार हिमाचल वाला खाया तो नहीं लगाना पड़ता। एक हिमाचल वाला भी खा रहा, सोचा चीन वाला खाते तो नहीं लगाना पड़ता। अभी कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ऑस्ट्रेलिया से बड़ा अच्छा एप्पल आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला भी डॉक्टर चक्कर लगा रहा है। और जो बेचारा नहीं खाया, बिकते हुए केवल देखा, वो सोचा काश खाया होता तो नहीं चक्कर लगाना पड़ता। तो मैं कहता हूँ सेब खाने से बढ़िया है कि आपकी प्रकृति, आपकी पृथ्वी आपको अमरूद देती है, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। क्षमा चाहे हो गया, क्षमा चाहेंगे। अब अधूरी आज वार्ता रही, बहुत बहुत आभार आप लोग का, क्षमा चाहेंगे, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जेपी मिश्रा सर।